अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू कोर्स टाउन। और आज का जो हमारा लेक्चर है, इस लेक्चर में हम सीखेंगे फंक्शंस इन सी प्लस प्लस। फंक्शंस क्या हैं, इनका पर्पस क्या है, यूज़ किस तरह से करते हैं, बिल्ड किस तरह से करते हैं, इनके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम आज के लेक्चर में सीखेंगे। आज का लेक्चर बहुत ही आसान और सिंपल होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर में इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने ये एक सैम्पल प्रोजेक्ट क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि इस वक्त जस्ट मैंने एक प्रोग्राम की स्ट्रक्चर यहाँ पे लिखी है, इसके अलावा यहाँ पर कुछ नहीं लिखा। तो जब हमने प्रोग्राम की स्ट्रक्चर पढ़ी थी तो तब मैंने आपको बताया था कि हम जो है अपने प्रोग्राम में एक मेन फंक्शन यूज़ करते हैं, जो कि हमने ये कहा था कि हर सी प्लस प्लस के प्रोग्राम में एक फंक्शन एटलीस्ट होना बहुत ज़रूरी है। आल्दो सम टाइम कुछ इस तरह के सिनेरियोज भी आ जाते हैं जहाँ पे हम इस बहस पे चले जाते हैं कि क्या मेन फंक्शन के बगैर प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन पॉसिबल है या नहीं। जी हाँ, ऐसा पॉसिबल है, लेकिन वो एक अलग बहस है। लेकिन इन नॉर्मल सिनेरियोज हम यही कहते हैं कि एटलीस्ट एक फंक्शन होता है हम लोगों के पास, और वो है मेन फंक्शन, ठीक है। अब आज की क्लास में हम फंक्शन पढ़ रहे हैं, लेकिन फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग हम फंक्शन यूज़ करते आ रहे हैं, और वो फंक्शन था हमारा मेन फंक्शन। तो जो चीज़ें हमने पहली क्लास में डिस्कस की थी उनको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं ताकि पता चल जाए कि फंक्शंस के बारे में हमें क्या पता है। तो मैंने कहा था कि ये हमारा एक मेन फंक्शन है जो कि स्टार्टिंग पॉइंट है हमारे प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन का। तो मैंने कहा था, ये भी कहा था कि ये जो फंक्शन है इसका जो नेम है वो मेन है। और हमें पता कैसे चला कि ये एक फंक्शन है, तो मैंने कहा था कि आइडेंटिफायर के बाद अगर किसी भी जगह पर आपको पैरेंथेसिस नज़र आ जाएं तो इसका मतलब ये होता है कि ये चीज़ हमारे पास फंक्शन है, ठीक है। अब फंक्शन नेम से पहले जो चीज़ लिखी होती है उसको हम कहते हैं रिटर्न टाइप, ठीक है जी। तो ये रिटर्न टाइप होगी, ये फंक्शन का नेम हो गया मेरे पास। और ये जो चीज़ जो करली ब्रेसेस हैं इसको हम कहते हैं फंक्शन की बॉडी। और इस बॉडी के अंदर हम वो तमाम कोड लिखते हैं या वो तमाम लाइंस या वो तमाम कंटेंट लिखते हैं जिसको हम एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं, जैसे कि अभी तक हम लोग करते आए हैं। तो अब हम चलते हैं कि जी फंक्शंस होते क्या हैं। तो सी प्लस प्लस लैंग्वेज के अंदर फंक्शंस को हम प्रोसीजर भी कहते हैं, मेथड भी कहते हैं, ठीक है। और कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में फंक्शंस को सब रूटीन्स भी कहते हैं। और किसी भी किस्म का टास्क परफॉर्म करने के लिए हम लोग फंक्शंस क्रिएट करते हैं, और किसी भी फंक्शन को हम जितनी बार चाहें उतनी बार कॉल करवा सकते हैं, जिसकी वजह से हमें अपने कोड के अंदर मॉड्यूलैरिटी और रीयूजेबिलिटी जो है वो मिल जाती है, ठीक है। तो ये जो दो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट इसके बेनिफिट्स हैं कि मॉड्यूलैरिटी और रीयूजेबिलिटी जो है वो हमें मिलती है, ठीक है। मॉड्यूलैरिटी का मतलब ये है कि हम अपने प्रोग्राम को स्ट्रक्चरल फॉर्म में लिख लेते हैं, यानी कि उसको डिवाइड कर लेते हैं डिफरेंट मॉड्यूल्स में। अभी तक हम जितना भी कोड लिखते आए हैं वो सारा का सारा हम मेन फंक्शन में लिखते हैं, लेकिन ये एक अच्छी अप्रोच नहीं है। तो अब हम क्या करते हैं, हम फंक्शंस को यूटिलाइज करते हैं। लाइक अगर मेरे पास 3 नंबर्स हैं और मैंने उन 3 नंबर्स को चेक करना है कि क्या मेरे पास ये प्राइम है या नहीं। तो इन नॉर्मल सिनेरियो जो अभी तक हम करते आए हैं, मैं यहाँ पर इस जगह पर कोई भी लॉजिक लिखूंगा प्राइम नंबर चेक करने का। और अगर 3 नंबर हैं तो वो मुझे लॉजिक 3 टाइम्स रिपीट करना पड़ेगा, जिससे मेरे जो मेन फंक्शन की लेंथ है वो इंक्रीज हो जाएगी। और इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए फिर हम फंक्शंस यूज़ करते हैं। तो वो जो कोड मैं 3 टाइम्स यानी कि 3 टाइम्स रिपीट कर रहा था, उस कोड को मैं एक फंक्शन में लिखूंगा, और उस फंक्शन को जस्ट मैंने 3 टाइम्स कॉल करवाना है। और हर कॉल जो है वो सिंगल लाइन होगी हम लोगों के पास, तो 3 लाइंस में हमारा सारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी भी एग्जांपल करके देखेंगे। अब दूसरी चीज़ कोड रीयूजेबिलिटी की है। कोड रीयूजेबिलिटी का मतलब ये है कि बार बार एक बार जो कोड लिखा है उसको बार बार इस्तेमाल करना। जैसे अभी मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल दी, थोड़ी देर में मैं आपको करके भी दिखाऊंगा कि अगर हमने एक फंक्शन लिख लिया है तो उसको जस्ट कॉल करवाना बाद में, वो हमारे पास यानी कि एक कोड लिखा हुआ है पहले से, उसको दोबारा से इस्तेमाल कर लेना, इस चीज़ को हम लोग कोड रीयूजेबिलिटी कहते हैं।
तो अगर मैं उस फंक्शन को दोबारा से कॉल करवा लेता हूँ तो ये चीज़ जो है कोड रीयूजेबिलिटी में चली जाती है। लाइक अगर यानी कि मुझे वो सारा का सारा कोड दोबारा से नहीं लिखना पड़ता, ठीक है। और इससे होता क्या है कि हमारा जो कोड है वो ऑप्टिमाइज हो जाता है। यानी कि जो कोड मैंने बार बार रिपीट करना था जिससे मेरे प्रोग्राम की लेंथ इंक्रीज होनी थी, अब वैसा कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जी फंक्शंस की टाइप्स क्या होती हैं। हम लोगों के पास जो फंक्शंस होते हैं उनकी दो टाइप्स होती हैं। एक हम लोगों के पास होती हैं जी बिल्ट इन फंक्शंस, जिनको हम लाइब्रेरी फंक्शन भी कहते हैं जी। और दूसरे होते हैं जी हम लोगों के पास यूजर डिफाइंड फंक्शंस। ये हो गया, ठीक है। अब बिल्ट इन फंक्शंस कौन से होते हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शंस कौन से होते हैं। हमने स्टार्ट में पढ़ी थी कि कुछ हेडर फाइल्स होती हैं हम लोगों के पास, ठीक है। इन हेडर फाइल्स के अंदर जो फंक्शंस पहले से बने बनाए पड़े हैं, या अगर आप में से किसी ने अभी तक मैथ से रिलेटेड कोई फंक्शन यूज़ किया हो, लाइक जैसे हम यूज़ करते हैं सील का फंक्शन है हम लोगों के पास, ठीक है, इस तरह से। या हम लोगों के पास फ्लोर का फंक्शन है, या कोस है, या जिसको हम कोसाइन कहते हैं, ठीक है, या पावर का फंक्शन है। ये फंक्शंस ऑलरेडी बने बनाए पड़े हैं हमारे प्रोग्राम में, और सॉरी हमारी हेडर फाइल्स में। हमने जस्ट उनको यूज़ करना है। उस फंक्शन को, किसी भी फंक्शन को यूज़ करने के लिए हम जस्ट उस फंक्शन से रिलेटेड जो हेडर फाइल है उसको ऊपर इंक्लूड करवाते हैं और उस फंक्शन को यूज़ कर लेते हैं। लाइक अगर मैंने मैथ से रिलेटेड कोई भी काम करना है तो मैं मैथ्स डॉट एच इंक्लूड करवाऊंगा, ठीक है। तो इस तरह के जितने भी फंक्शंस होते हैं वो हम लोगों के पास लाइब्रेरी फंक्शंस या बिल्ट इन फंक्शंस कहलाते हैं। जिस तरह से हम लोगों के पास स्क्वायर रूट भी है, ये भी एक एग्जांपल है बिल्ट इन फंक्शन की। ये सारी चीज़ें हम डिफरेंट लेक्चर्स में करके देखेंगे। आज का लेक्चर जो था वो फंक्शन से रिलेटेड था कि फंक्शंस होते क्या हैं, इनका इंट्रोडक्शन, इनको यूज़ किस तरह से करते हैं, और इस तरह की चीज़ें। दूसरे जो फंक्शंस हैं वो हम लोगों के पास यूज़र डिफाइंड फंक्शंस हैं। यूज़र डिफाइंड फंक्शंस जो कि प्रोग्रामर खुद बनाता है अपनी ईज़ के मुताबिक। और यानी कि अगर मेरे पास कोई बड़ा प्रोग्राम है तो मैंने उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करने के लिए मैंने उसको डिफरेंट मॉड्यूल्स में डिवाइड करना है, तो मैं फंक्शंस को यूज़ करूंगा जिससे मेरा कोड ऑप्टिमाइज हो जाएगा। तो वो जो फंक्शंस होंगे जो मैंने खुद बनाए हैं वो यूज़र डिफाइंड फंक्शंस कहलाएंगे। तो कोई भी प्रोग्रामर जो खुद से फंक्शंस लिखता है उन फंक्शंस को हम यूज़र डिफाइंड फंक्शंस कहते हैं। हाँ, हर फंक्शन यूज़र डिफाइंड फंक्शन होता है अनटिल अनलेस वो किसी हेडर फाइल का पार्ट ना बन जाए। यानी कि जो हेडर फाइल्स हैं वो भी तो किसी यूज़र ने ही लिखी हैं, तो हम उनको भी कह सकते हैं, लेकिन चूंकि वो एक स्पेसिफिक कैटेगरी में अब चली गई हैं तो अब इसलिए हम उनको यूज़र डिफाइंड फंक्शन नहीं कहते। और यूज़र डिफाइंड फंक्शन इसलिए भी नहीं कहते बिकॉज आपके पास उसको चेंज करने का फ्रीडम नहीं है। जो यूज़र डिफाइंड फंक्शन है उसको यूज़र खुद से चेंज कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, लेकिन जो बिल्ट इन फंक्शन है उसकी जो फंक्शनैलिटी डिफाइंड है उसको आप चेंज नहीं कर सकते, इसलिए भी हम उसको जो है वो यूज़र डिफाइंड फंक्शन नहीं कहते, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हम लोगों के पास आ जाता है जी डिक्लेरेशन ऑफ अ फंक्शन के। हम इसका सिंटैक्स देख लेते हैं कि हम फंक्शन किस तरह से लिखते हैं। तो सबसे पहले जो चीज़ है जी वो हम लिखते हैं जी किसी भी फंक्शन की रिटर्न टाइप। और रिटर्न टाइप के बाद हम लोगों के पास आ जाता है जी फंक्शन नेम। और फंक्शन नेम के बाद आ जाती हैं जी हम लोगों के पास पैरेंथेसिस। और पैरेंथेसिस के अंदर जो है वो हम लोगों के पास होता है हमारा पैरामीटर। और ये जो लिस्ट है ये लंबी हो सकती है, जितनी आप चाहें, जितने पैरामीटर्स आप चाहें इनपुट में ले सकते हैं। और यहाँ पे जो है वो हमारा कोड आ जाता है, और इस जगह पर जो है वो हम जो क्लोजिंग ब्रेस है वो लगा देते हैं। तो ये जो चीज़ है जिसको मैं अब हाईलाइट करने लगा हूँ, ये चीज़ हमारे पास बॉडी ऑफ द फंक्शन कहलाती है, और इसको हम समटाइम हेडर भी कह देते हैं, सिग्नेचर भी कह देते हैं। तो इसमें ये जो चीज़ है ये रिटर्न टाइप है, उसके बाद फंक्शन नेम आता है। और ये जो पैरेंथेसिस है यहाँ पर हम लोगों के पास इनपुट के पैरामीटर्स आते हैं। अगर हम फंक्शन को कोई इनपुट देना चाहते हैं तो वो हम इस जगह से देते हैं, ठीक है। लेकिन ये ऑप्शनल होते हैं, लाजमी नहीं है कि आपने इनपुट देनी है। अच्छा जी, उसके बाद अब हम इसकी एक एग्जांपल करके देख लेते हैं जी। और इसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। तो हम आ गए जी इस जगह पे। अब एग्जांपल करनी है जी। एग्जांपल के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ जी। लाइक मेरे पास हैं जी दो नंबर x एंड y, ठीक है। और यूज़र से मैं
दो वैल्यूज ले लेता हूँ। ये मैंने यूज़र से रिक्वेस्ट की कि मुझे दो वैल्यूज़ दे दे, तो उसने मुझे दो वैल्यूज़ दे दी। मैंने कैस्केडिंग का जो कंसेप्ट था वो यूज़ करते हुए दोनों वैल्यूज़ एट द सेम टाइम यूज़र से ले ली। अब मैंने क्या करना है जी, मैंने इन वैल्यूज़ का सम लेना है, तो मेरे पास मेरा एक फंक्शन होगा सम का, और उसके अंदर मैं ये एक्स और वाई पास कर दूंगा। इस वक्त तो वो सम का फंक्शन नहीं है, ठीक है। अब किसी भी फंक्शन के तीन पार्ट्स होते हैं, ठीक है। फंक्शन के तीन पार्ट्स नहीं, यानी कि हम कह सकते हैं कि किसी भी फंक्शन को यूज करने के लिए तीन काम करने पड़ते हैं। पहला काम ये है कि उस फंक्शन को डिक्लेयर करना पड़ता है। दूसरा काम ये है कि उस फंक्शन को डिफाइन करना पड़ता है। तीसरा काम ये है कि उस फंक्शन को कॉल करवाना पड़ता है, ठीक है। हाँ, डिक्लेरेशन और डेफिनेशन जो है, इनमें से एक चीज़ आपके पास ऑप्शनल हो सकती है। वो उस केस में हो सकती है कि अगर डेफिनेशन जो है वो आप मेन से पहले लिख दें तो आपको डिक्लेयर नहीं करना पड़ेगा, और अगर आपने डेफिनेशन मेन से बाद लिखी है तो फिर आपको वो फंक्शन जो है वो डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो हम पहले डिक्लेयर देख लेते हैं, ये डिक्लेरेशन क्या होती है। वॉइड सम, और ये भी मेरे पास जो है, मैंने कहा था कि दो पैरामीटर्स लेगा, लाइक दिस, जिस तरह से ये एक्स और वाई था। ये जो चीज़ है इसको हम कहते हैं फंक्शन कॉल। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ये चीज़ फंक्शन कॉल है। और ये जो चीज़ है इसको हम कहते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन। ये फंक्शन डिक्लेरेशन आ गई। अब ये देखें, ये डिक्लेरेशन क्या है। ये बताती है कि आपके पास एक फंक्शन आएगा जिसकी रिटर्न टाइप वॉइड होगी, उसका नेम सम होगा, और वो दो पैरामीटर्स लेगा, दोनों इंटीजर टाइप के होंगे, ठीक है। ए और बी यहाँ पे ऑप्शनल है, आप लिखना चाहें लिख लें, आप ना लिखना चाहें ना लिखें, लेकिन जो डाटा टाइप है वो मस्ट है, वो आपको लाजमी यहाँ पे देनी पड़ेगी। उसके बाद मैं अपने प्रोग्राम में गया, और मैंने प्रोग्राम में जाने के बाद एक फंक्शन को कॉल करवाया, और वो फंक्शन वही था जो मैं डिक्लेयर करके आया था। जिस तरह से हम वेरिएबल के केस में करते हैं कि वेरिएबल को यूज़ करने से पहले हमेशा उसको डिक्लेयर करना पड़ता है, उसी तरह से फंक्शन के केस में भी उसको यूज़ करने से पहले हमेशा उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा। अगर डिक्लेयर नहीं किया तो फिर उसकी डेफिनेशन मेन से पहले लिखनी पड़ेगी, ठीक है। अब इस केस में मैंने उसको डिक्लेयर किया, तो मेरे पास ये ऑप्शन मौजूद है कि मैं उसकी जो डेफिनेशन है वो मेन के बाद लिखूं। तो डेफिनेशन में भी मैं वही काम करूंगा जो मैंने फंक्शन की डिक्लेरेशन में किया था, कि मैं सबसे पहले लिखूंगा रिटर्न टाइप, उसके बाद मेरे फंक्शन का नेम, और उसके बाद मैं यहाँ पर जो मेरे पास दो पैरामीटर्स थे वो लिखूंगा, ठीक है। ये आ गया जी, तो ये मेरा बन गया फंक्शन, ठीक है। तो मैं अब इसको दोबारा से रिपीट कर देता हूँ कि सबसे पहले मैं मेन फंक्शन में जाऊँगा, बिकॉज ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है। तो मैंने क्या करना है जी, पहले दो वेरिएबल्स डिक्लेयर किए, उनको मेमोरी एलोकेट हुई, और मैंने यूज़र से उन वेरिएबल्स में दो वैल्यूज़ ले ली, वो वैल्यूज़ वहाँ पे जाके स्टोर हो गई। अब उन वैल्यूज़ को मैंने इस फंक्शन में पास करवा दिया, ठीक है। अब इस फंक्शन के अंदर मैं चाहता तो कांस्टेंट वैल्यू भी पास करवा सकता हूँ, लाइक 5 एंड 6 यहाँ पे लिख दूँ तो वो वैल्यूज़ भी चली जाएंगी, बट मैंने यूज़र से दो वैल्यूज़ लेके यहाँ पे पास करवा दी। अब ये फंक्शन देखेगा, जब मैंने ये फंक्शन कॉल किया तो वो देखेगा कि क्या इस नाम का कोई फंक्शन डिक्लेयर्ड है या नहीं, तो जी हाँ, वो डिक्लेयर्ड था। अब वो क्या करेगा, वो पूरे प्रोग्राम में सर्च करेगा उस फंक्शन की डेफिनेशन, और वो सर्च करता हुआ इस जगह पे आ जाएगा, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने ए और बी लिया है, और इस जगह से मैं एक्स और वाई भेज रहा हूँ। तो ये जो चीज़ है थोड़ा सा कंफ्यूज करती है, ये एक टेक्निकल पॉइंट है, यहाँ पे आपने थोड़ा सा फोकस करना है। तो मैं जो है जी वो दो चीज़ें भेज रहा हूँ। जब मैंने फंक्शन को कॉल करवाया, मैंने इस फंक्शन को बुलाया, मैंने ये इसकी एक स्पेशलिटी थी, ये सपोज करें कि ये कोई बंदा है, सम जो है ये इसकी एक स्पेशलिटी है कि ये दो चीज़ों को आपस में मर्ज कर देता है, ठीक है, प्लस कर देता है। तो मैंने इसको बुलाया, इसको बुलाने के बाद मैंने दिया जी इसको एक्स और वाई, ठीक है। मैंने इसको कहा जी आपने ना इन दोनों चीज़ों को जोड़ देना। अब वो एक्स और वाई लेके चला गया। अब उसने जहाँ पे जाना था, जहाँ भी उसका कोई कारखाना या जो भी चीज़ है वहाँ पे वो गया, और उसने जाने के बाद उसके पास दो बॉक्सेस थे। उसने एक्स की जो वैल्यू थी वो उसने अपने इस बॉक्स में डाल दी, और वाई की जो वैल्यू थी इस बॉक्स में डाल दी, ठीक है। बिकॉज वो कंटेनर नहीं यूज़ करेगा जो मैं उसको दूंगा, वो अपना कंटेनर खुद क्रिएट करेगा जिसमें उसने वैल्यू को स्टोर करवानी। इस कंसेप्ट को हम पास बाय वैल्यू भी कहते हैं, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, अभी इसको डिस्कस नहीं करते।
तो अब ये जो काम होता है ये सीक्वेंस वाइज होता है कि जो मेरा पहला पैरामीटर, ये पहली वैल्यू जो मैंने फंक्शन कॉल के टाइम पे दी थी, डेफिनेशन के टाइम पे वो पहले वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाएगी। दूसरी वैल्यू जो दी थी वो दूसरे वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाएगी, और अगर मैंने यहाँ पे तीसरी वैल्यू भी दी होती तो वो तीसरे वेरिएबल में जाके स्टोर होती। कभी भी इस तरह से नहीं होगा कि y की वैल्यू a में चली जाए और x की वैल्यू b में चली जाए। ये मैं ऑर्डर वाइज कह रहा हूँ, अदरवाइज अगर मैं इस a को उठा के यहाँ पे लिख दूँ तो y की वैल्यू जो है वो a में भी स्टोर हो सकती है। लेकिन इस स्पेसिफिक ऑर्डर में अगर मैं चाहूँ कि y की वैल्यू a में स्टोर हो जाए तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, बिकॉज जो पहला पैरामीटर आएगा वो पहले पैरामीटर में स्टोर होगा, जो दूसरा पैरामीटर आएगा वो दूसरे पैरामीटर में स्टोर होगा। उम्मीद करता हूँ कि ये वाली बात जो है आपको समझ आ चुकी होगी। ठीक है, अब यहाँ पे x और y के जो भी कंटेंट्स थे, फॉर द टाइम बिंग हम सपोज कर लेते हैं कि यूज़र ने 7 एंड 8 दिया है। ठीक है, दो वैल्यूज दी यूज़र ने 7 एंड 8, तो ए में चला गया 7 और बी में चला गया 8। अब हमने सिंपली क्या करना था, हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, हमने सम करवाना था। हम चाहें तो थर्ड वेरिएबल लेके सम उसमें स्टोर करवा सकते हैं और उसको प्रिंट करवा सकते हैं, या हम चाहें तो डायरेक्टली भी सम प्रिंट करवा सकते हैं। ठीक है, सम ऑफ वैल्यूज इज, यहाँ पर हम लिख सकते हैं जी a प्लस बी, इस तरीके से। तो मैंने a प्लस बी लिख दिया जी। अब a और b के अंदर जो भी वैल्यू थी, लाइक अभी जो हमने एग्जांपल ली 7 एंड 8, तो वो यहाँ पे पहले ये मैसेज प्रिंट होगा और उसके साथ ये वाली वैल्यूज जो हैं सम हो गए कंसोल पे प्रिंट हो जाएंगी हम लोगों के पास। तो इसको हम एक बार टेस्ट करके देख लेते हैं और फिर हम इसके बाद इसके डिफरेंट वेरिएशंस देखेंगे। तो ये आप देख सकते हैं जी, ये दो वैल्यूज मांग रहा है, तो मैं इसको दे देता हूँ 4 एंड 9। तो आंसर जो है जी, ये देखें, सम ऑफ वैल्यूज इज 13। तो जो चीज़, जिस चीज़ को हमने अवॉइड किया वो क्या था, कि अगर मैं चाहता कि मैंने सम लेना है तो मैं ये दो वैल्यू, सॉरी ये वाली जो लाइन है मैं यहाँ पे लिख देता। अब अगर फर्दर मैं इसको और ज़्यादा कंट्रोल करना चाहूँ तो मैं इसको इस तरह से भी कर सकता हूँ। मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और इस जगह पर ले जाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आने के बाद हम क्या करते हैं जी, इस जगह पर x और y कर देते हैं, बिकॉज हम जो यूज़र से वैल्यूज़ ले रहे हैं वो x और y में ले रहे हैं। तो इनको भी हम यूज़ नहीं करते, इनको भी हम यूज़ नहीं करते, और इनको भी हम यूज़ नहीं करते। ठीक है, और ये जो चीज़ है मेरे पास, ये चीज़ हमारे पास है फंक्शन डेफिनेशन। ठीक है, डेफिनेशन के स्पेलिंग गलत हो सकते हैं। अच्छा जी, अब मैंने क्या किया जी, मैंने पैरामीटर्स रिमूव कर दिए, मैंने उसको ज़रा और कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में ले गया। मैंने ये बात कही थी कि हमारा जो मेन टारगेट है अब वो ये है कि ये जो हमारा ड्राइवर प्रोग्राम है जिसको हम मेन फंक्शन कहते हैं, इसको कम से कम, यानी कि इसकी लेंथ को मिनिमाइज़ करना है, कम से कम रखना है हमने। तो हम उस जो है टारगेट पे काम कर रहे हैं। उस टारगेट को अचीव करने के लिए हमने ये कहा था कि जी हमारा जो प्रोग्राम है वो दो वैल्यूज़ का सम लेगा। तो अब मैंने क्या किया जी, जस्ट सिंपली सम का फंक्शन कॉल करवाया, और सम का फंक्शन जो है वो, जब मैं इस फंक्शन को कॉल करवाऊंगा तो कंट्रोल इस जगह पे आएगा, और इस जगह पर आने के बाद दो वेरिएबल्स डिक्लेयर करेगा, यूज़र से वैल्यूज़ लेगा और उनका जो सम है वो मुझे यहाँ पे दिखा देगा। किस तरह से दिखाएगा कि यूज़र से मैंने एक्स और वाई में दो वैल्यूज़ ली और एक्स और वाई को यहाँ पे सम करवा के जस्ट प्रिंट करवा दिया। ये सिर्फ मैंने फ्लो को घुमाया है और कुछ नहीं किया। मैं चाहता तो ये चार लाइंस उठा के यहाँ पे भी लिख सकता था, तो काम इसने सेम ही करना था। अब ऐसा मैंने क्यों किया, इस ये जो कंसेप्ट है इसको मॉड्यूलैरिटी कहते हैं, और इसका पर्पज़ क्या है और फ़ायदा क्या है वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। तो ये आ गया जी, मैंने इस प्रोग्राम को रन किया, इसने मुझसे दो वैल्यूज़ ली, मैं देता हूँ 3 और 7। तो आंसर मेरे पास 10 आ रहा है जी, जो कि बिल्कुल एग्जैक्ट है। अब मैंने ये कहा था आपको कि जब भी हम फंक्शंस यूज़ करेंगे तो हम क्या करना चाहते हैं कि हम कोड को मॉड्यूल वाइज डिवाइड करना चाहते हैं, और हमें इससे रीयूजिबिलिटी का जो फ़ायदा है वो मिलेगा। तो अब मैंने इस फंक्शन को यहाँ पे लिखा। अब मैंने इस पूरे प्रोग्राम को मॉड्यूल्स में डिवाइड कर दिया। ये मेरा एक मॉड्यूल है सम का। मैं चाहूँ तो इसी तरह से सब्ट्रैक्शन का और डिवीजन का और मल्टीप्लिकेशन का भी मॉड्यूल बना सकता हूँ, वो आपकी अपनी मर्जी है। तो मैंने सिंपली यहाँ पे ये एक मॉड्यूल बना दिया। अब आप देख रहे हैं कि एक, यानी कि दो वैल्यूज़ का सम लेने के लिए मुझे चार लाइंस लिखनी पड़ रही हैं। तो अगर मैंने 8 वैल्यूज़ का सम लेना हो तो मेरे पास 16 लाइंस बनेंगी। ठीक है, आई थिंक 16 ही बनेगी। तो अब करना क्या था, अब 16 लाइंस बन रही थी, लेकिन अब अगर मैंने 8 वैल्यूज का सम लेना हो तो मैं क्या करूंगा, सिंपली सम का जो फंक्शन है वो
उतनी बार कॉल करवा दूंगा। 8 बार वैल्यूज का सम लेना है, तो मैंने 8 वैल्यूज का सम लेना है, तो मैं क्या करूंगा जी, इसको 4 बार कॉल करवा दूंगा इस तरह से। तो अब आप देख रहे हैं कि जहां पे मेन के अंदर 16 लाइंस आनी थी, अब कितनी लाइंस आ रही हैं, अब हमारे पास जस्ट 4 लाइंस आ रही हैं। और जो मेरे प्रोग्राम की लेंथ है वो भी आप देख सकते हैं कि ये सारा काम करने के बावजूद पूरे प्रोग्राम की लेंथ भी 16 लाइंस नहीं बन रही। तो ये मेरा एक मॉड्यूल था जिसने मुझे रीयूजेबिलिटी की जो फैसिलिटी थी वो प्रोवाइड की। अब मैं बार बार इसी फंक्शन को रीयूज़ किए जा रहा हूँ और अपना काम उससे लिए जा रहा हूँ। तो इसको भी मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए इसमें किसी किस्म का कोई एरर नहीं है। तो मैं दे देता हूँ 2 + 2, तो आंसर आ जाएगा 4। उसके बाद मैं देता हूँ 4 + 2, आंसर आ जाएगा 6। और उसके बाद दे देता हूँ 1 + 2, आंसर आ जाएगा 3। एंड फिर दे देते हैं 2 + 5, आंसर आ जाएगा 7। ठीक है। तो आपने देखा कि ये मैंने 4 बार उस फंक्शन को कॉल करवाया और चारों बार उसने मुझसे वैल्यूज़ ली। ठीक है। और आंसर भी ठीक आ रहा है, तो इसका मतलब है कि हमारा जो आज का टारगेट था वो हमने अचीव कर लिया और हमारा जो काम था वो भी हमने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया। तो अब हमने किया किया आज के इस लेक्चर में हमने देखा कि फंक्शन को हम फंक्शन के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। हमने सीखा कि एक फंक्शन की डिक्लेरेशन होती है, एक उसकी कॉल, एक को पार्ट को हम फंक्शन कॉल कहते हैं, एक पार्ट को हम फंक्शन डेफिनेशन कहते हैं। ठीक है। और हमने ये भी सीखा कि फंक्शन का सिंटैक्स क्या होता है। और उसके बाद हमने सीखा कि मॉड्यूलैरिटी हमें किस तरह से मिलती है और हम कोड को रीयूज़ किस तरह से कर सकते हैं, इसका फंक्शंस को यूज़ करने का फ़ायदा क्या है, यूज़र डिफाइंड फंक्शंस क्या हैं और बिल्ट इन फंक्शंस क्या हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो हम भूल गए, वो ये था कि मैंने स्टार्ट में बताया था कि फंक्शन डिक्लेरेशन जो है वो हम लोगों के पास ऑप्शनल होती है, लेकिन वो हर केस में ऑप्शनल नहीं होती। वो एक स्पेसिफिक केस होता है और वो केस ये है कि अगर मैं इस डेफिनेशन को उठा के यहाँ से इस जगह पर ले जाऊं, तो अब जो है मैं इस लाइन को जो है वो ख़त्म कर सकता हूँ। यानी कि अगर मैं फंक्शन को मेन से पहले डिफाइन कर दूं तो मुझे फंक्शन डिक्लेरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मैं आपको इसको रन करके दिखा देता हूँ। तो ये देख लें, ये मेरे पास प्रोग्राम जो है वो रन हो गया है। तो मैं बार बार जल्दी से वैल्यूज इसको दे देता हूँ। ठीक है जी। तो ये हो गया। तो आपने देखा कि फंक्शन की जो डिक्लेरेशन थी वो हम ऑप्शनल रख सकते हैं, किस तरह से रख सकते हैं वो भी आपको पता चल गया। और फंक्शन की डेफिनेशन में आपको बताया कि हम मेन से पहले भी लिख सकते हैं और मेन से बाद भी लिख सकते हैं। अगर मेन के बाद लिखेंगे तो डिक्लेरेशन मस्ट है, और अगर मेन से पहले लिखेंगे तो आपको डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये था जी हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। हाँ, ऑल दो इस लेक्चर की लेंथ जो है वो थोड़ी सी इंक्रीज हुई है, बिकॉज मैंने एक पॉइंट नोट किया था। इस पर मैं एक छोटी सी वीडियो भी बनाऊंगा कि हम एक गलती कर रहे थे आज तक, और वो गलती ये थी कि हम जो है लेक्चर की लेंथ पे फोकस कर रहे हैं कि लेक्चर की लेंथ कम से कम होनी चाहिए, लेकिन हमारा पर्पज़ ये नहीं है कि लेक्चर की लेंथ को मिनिमाइज़ किया जाए। हमारा पर्पज़ है चीज़ों को सीखना, और उसमें कितना भी टाइम लग जाए हमें इस चीज़ की परवाह नहीं करनी चाहिए। बिकॉज़ लेक्चर की लेंथ को ऑप्टिमाइज़ करते करते बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो हम स्किप कर जाते हैं, बिकॉज़ कुछ भी यहाँ पे रिटर्न फॉर्म में अवेलेबल नहीं होता जिसको मैंने देख के ये सारी चीज़ें कवर अप करनी हो। तो जो स्पॉन्टेनियसली माइंड में चीज़ें आती रहती हैं वो मैं आपको बताता रहता हूँ। तो आज के लेक्चर में मैंने ये सोचा था कि लेंथ चाहे जितनी भी हो जाए, लेकिन जो कंसेप्ट होगा हम उसको प्रॉपरली पूरे तरीके से जो है कवर अप करने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि कोई पॉइंट मिस ना हो गया हो। अगर कोई भी पॉइंट मिस हुआ हो तो काइंडली आप जो है वो कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, और मैं आपके जो फीडबैक है इस लेक्चर का उसके बारे में भी आपकी फीडबैक का वेट करूंगा। तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपने आज के लेक्चर से क्या सीखा और आपको आज का लेक्चर पसंद आया या नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।